ठीक है बच्चों, तो अडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है, अडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स। चलिए, सॉरी थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए आप लोगों की क्लास पॉज हो गई थी बीच में। हाँ, तो हम बोल रहे हैं वाटर क्या होता है। वाटर की पोलैरिटी हमने देख ली, मैंने आपको बता दिया वाटर क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अपने साथ ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या बना के रखते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते के रखते हैं, जबकि दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ क्या बनाते हैं, ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। और इसी तरह से वाटर में क्या रहता है, एक नेटवर्क फॉर्म रहता है वाटर और बाकी के मॉलिक्यूल्स के बीच में। इसी प्रॉपर्टी की वजह से वाटर क्या है, एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। क्यों? क्योंकि ये बाकियों को भी क्या करता है, उनके साथ भी वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बना के रखता है, ठीक है। और इसी वजह से वो क्या रहता है, उसमें सब चीजें घुल जाती है, हमें कहते हैं एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। इसी के साथ हमने कहा है जो एसेंट ऑक्साइड, ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स, ये जो हम पढ़ते हैं प्लांट्स के अंदर, वो भी किसकी वजह से होते हैं, वाटर की इसी प्रॉपर्टी की वजह से होते हैं। क्योंकि वाटर क्या शो करता है, अडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस, यानी कि अपने साथ भी चिपका हुआ रहता है वाटर और दूसरों के साथ भी चिपकता है, उसके अंदर एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस होते हैं। इसी वजह से क्या मिलता है, उसके अंदर एसेंट ऑफ सेप और ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स देखने को मिलता है, ठीक है। तीसरी इसकी स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है हाई स्पेसिफिक हीट। तीन चीजें, तीन प्रॉपर्टीज हैं जो एक साथ हैं, हाई स्पेसिफिक हीट, ठीक है, हाई फ्यूजन, हाई हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, और एक हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यानी कि वाटर का हर चीज का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। यानी कि आइस, जैसे मैं बोलूं सबसे पहले हाई स्पेसिफिक ऑफ हीट, यानी कि जो वाटर होता है इसका बहुत एक टेम्परेचर होता है। ये पानी, इसका पानी बहुत जल्दी गर्म नहीं हो सकता, ठीक है ना। पानी जो होता है वो बहुत जल्दी गर्म नहीं हो सकता, और इसी वजह से कहते हैं कि हमें, जैसे हम बाहर निकलते हैं, धूप में निकलते हैं, इतनी तेज धूप पड़ रही है, इसी टाइम देख लीजिए बहुत तेज धूप पड़ रही है, तो क्या हम पिघल जा रहे हैं, क्या मर जा रहे हैं, या कोई भी ऐसा चीज होती है, नहीं। क्यों? क्योंकि पानी जो होता है उसको एक काफी ज्यादा टेम्परेचर उसको चाहिए होता है गर्म होने के लिए, ठीक है। प्लांट्स हैं, प्लांट्स बाहर एनवायरमेंट में मौजूद है, एनवायरमेंट में मौजूद है, कितना ज्यादा टेम्परेचर है, लेकिन उसके बाद भी वो सर्वाइव करवाते हैं, ठीक है ना। तो क्यों? क्योंकि जो वाटर होता है इसका स्पेसिफिक हीट कितनी क्या होती है, इसकी बहुत ज्यादा होती है। तो वाटर में हाई स्पेसिफिक ऑफ हीट देखने को मिलती है, ठीक है ना। इसमें मतलब एक अच्छे टेम्परेचर पर भी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इसमें कंटिन्यू हो सकती है। दूसरा है हाई हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि फ्यूजन का मतलब पिघलना। जैसे हम देखते हैं कि जो आपकी बर्फ होती है, जो बर्फ होती है वो पिघलती है, तो बहुत जल्दी नहीं पिघलती है, बर्फ बहुत जल्दी नहीं पिघलती है। और इसका कारण क्या है, हाई फ्यूजन ऑफ हीट। वाटर का जो हाई फ्यूजन ऑफ हीट होती है वो ज्यादा होती है। हाई हीट ऑफ फ्यूजन है, कितनी होती है, लगभग 80 कैलोरीज होती है। 80 कैलोरीज, 1 ग्राम बर्फ को पिघलने के लिए कितनी चाहिए होती है, 80 कैलोरीज उसको चाहिए होती है, तब बर्फ पिघलती है, ठीक है ना। तो हाई हीट ऑफ फ्यूजन होती है उसके अंदर। तीसरा है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब है बहुत जल्दी आपकी जो वाटर है वो वेपराइज्ड नहीं होता है। हम जानते हैं प्लांट्स के अंदर जो होता है ट्रांसपिरेशन जो होती है वो भी यही प्रॉपर्टी है। वाटर प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपिरेशन की प्रॉपर्टी है, ट्रांसपिरेशन जो होता है वो भी क्या है, यही एक प्रॉपर्टी है। और इसी के कारण प्लांट्स क्या कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं बहुत ज्यादा टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है तो उनका पानी क्या होने लगता है, वेपराइज्ड होने लगता है, वाटर वेपर बनने लगता है। और इसी कारण क्या होते हैं, प्लांट्स इतनी ज्यादा टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये तीन वाटर की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, हाई स्पेसिफिक ऑफ हीट, हाई हीट ऑफ फ्यूजन एंड हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। हाई स्पेसिफिक हीट यानी कि जो पानी होती है उसकी स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है, यानी कि गर्म होने की क्षमता।
पानी की गर्म होने की एक अपनी क्षमता होती है, यानी कि काफी हद तक टेम्परेचर पर भी पानी क्या रहता है, नॉर्मल रह सकता है, मैं ये कह सकती हूँ, या उसमें मौजूद जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितनी भी कंटेंट्स होते हैं, वो क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, और अच्छे टेम्परेचर पर भी उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कंटिन्यू की जा सकती है। हाई फ्यूजन ऑफ हीट यानी कि बर्फ का पानी बनना, उसकी एनर्जी का बाहर निकलना, और वो बहुत टेम्परेचर पर होता है, यानी कि 80 कैलोरीज मेल्ट होने के लिए चाहिए होते हैं। हाई फ्यूजन ऑफ हीट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, तो वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा होता है, कितना, 80 कैलोरीज तक होता है, यानी कि 1 ग्राम बर्फ को पिघलने के लिए 80 कैलोरीज ऑफ हीट उसको चाहिए होती है, यानी कि बहुत आसानी से वो पिघल नहीं सकती। ठीक है, और यही कारण है बच्चों हाई हीट ऑफ फ्यूजन, यही कारण है कि जो बर्फ ठंड के टाइम पे जो खेत होते हैं, जो फसल होती है, उसको भी बचाया जाता है, यानी कि ठंड के टाइम पे जो फसल होती है उसको पानी से भर दिया जाता है, ठीक है ना, उसको पानी से भर दिया जाता है, क्यों, क्योंकि वो बहुत आसानी से बर्फ नहीं होगा, ठीक है, बहुत आसानी से उसमें टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ेगा, मैं ये कहूंगी, ठीक है ना। चलिए, तो आपको ये तीनों प्रॉपर्टी समझ में आई बच्चों, हाई हीट ऑफ फ्यूजन, हाई स्पेसिफिक हीट, और हाई वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगला है आपका आयोनाइजेशन। अगले जो है आपकी प्रॉपर्टीज, इसको रफ कर देते हैं यहां से। आयोनाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी। आयोनाइजेशन, पानी जो होता है आयोनाइज्ड होता है क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है उसमें, है भाई, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये होती है इसमें आयोनाइजेशन की प्रॉपर्टी, यानी कि पानी का जो पानी है, पानी के मॉलिक्यूल है, वो किसमें टूट जाते हैं, हाइड्रोजन आयन और OH आयन में, H+ और OH- में वो टूट जाते हैं, और पानी कैसा हो जाता है, आयोनाइज्ड हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, आयोनाइजेशन का मतलब क्या है, पानी को हमें आयोनाइज करना है, उसमें चार्ज लाना है, नहीं, बेसिकली होता क्या है, जो पानी है वो H+ और OH- में टूट जाता है, जिससे क्या होता है, वाटर में मौजूद जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर में मॉलिक्यूल जो कंटेंट्स हैं, उनके साथ ये रिएक्ट करके कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकता है, तो हम ये कहते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी है वाटर की, आयोनाइजिंग प्रॉपर्टी। ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टी, ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टी क्या है, हम जानते हैं पानी ट्रांसपेरेंट होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना, पानी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ये बहुत अच्छे क्वांटिटी में सनलाइट को ले सकता है, भाई ट्रांसपेरेंट है, कोई पानी है, मान लो कोई पानी, उसको आपने गंदा कर दिया, ठीक है ना, गंदा कर दिया, तो उसके अंदर जो सनलाइट है वो बहुत कम पेनिट्रेट करेगी, करेगी नहीं करेगी, बहुत कम पेनिट्रेट करेगी, जबकि जो ट्रांसपेरेंट पानी होगा, जो क्लियर पानी होगा, उसके अंदर सनलाइट बहुत आसानी से पेनिट्रेट कर सकती है। तो वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपेरेंसी, और ट्रांसपेरेंसी की वजह से वाटर में सनलाइट, यूवी लाइट को स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। इसी की वजह से जो प्लांट सेल्स होती हैं, प्लांट्स में जो क्लोरोप्लास्ट है, भाई प्लांट भी पानी से बना हुआ है, एनिमल्स भी पानी से बने हुए हैं, तो प्लांट्स की जो क्लोरोप्लास्ट सेल्स होती हैं, क्लोरोप्लास्ट सेल्स में वाटर होता है, और ट्रांसपेरेंट वाटर होने की वजह से क्लोरोप्लास्ट सेल अच्छी क्वांटिटी में क्या कर सकती हैं, आपकी सनलाइट को स्टोर कर सकती हैं, ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए, तो ये सारी प्रॉपर्टी है आपकी क्या, वाटर की फिजियोलॉजिकल एंड आपकी स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। किसी भी प्रॉपर्टी में कोई डाउट है, किसी में भी कोई डाउट है भाई, बताओ, पता तो चले तुम लोग बैठे हो कि नहीं बैठे हो, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, या मैं ऐसे ही बोल रही हूँ सारे के सारे भाग गए हो, बताओ जल्दी, कोई डाउट किसी को, कोई भी प्रॉपर्टी में नहीं है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, ये मैं ऊपर से मिटा दे रही हूँ, प्लांट आपको समझ में आ गया, कौन सी बुक हमने शुरू करी है। चलिए, चलिए कुछ बच्चों के जवाब आ रहे हैं, कम से कम समझ आ रहा है कि वो बच्चे तो सुन रहे हैं, बाकियों के तो कोई जवाब नहीं है। हाँ मैडम, हम क्लास में नहीं सुनते थे तो ऑनलाइन तो कब सुनेंगे, ये बात तो नहीं है।
क्लास में ही नहीं पढ़ते थे तो ऑनलाइन तो हम तब पढ़ेंगे, इतने सुधरे हुए तो हम है ही नहीं है। ऐसा मत करना, पहले बोल चुकी हूँ सेकेंड ईयर की बॉटनी इंपॉर्टेंट है ना। दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी, मैं भी तुम्हारी मैम ही हूँ, अभी सुनो ढंग से। चलिए कोई बात नहीं। अगला है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी जानते हैं सब लोग। परमिएबिलिटी क्या होती है? किसी भी चीज का, परमिएबिलिटी क्या होती है? किसी भी चीज का आना और जाना। मैं ये कह सकती हूँ, आप सबको पता है परमिएबिलिटी क्या है। कोई भी मेम्ब्रेन है, कोई भी वॉल है, वो कितनी परमिएबल है, यानी कि उससे कितना चीज पास हो सकती है। छलनी जैसे हम कहते हैं, छलनी जो हमारे घर में है छलनी, उसे हम छानते हैं तो कुछ चीजें बाहर रह जाती है और कुछ चीजें उससे छन के निकल जाती है, तो वो क्या है? परमिएबिलिटी। ठीक है, तो परमिएबिलिटी जो होती है बच्चों, 4 टाइप की परमिएबिलिटी होती है। हम किसकी कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं आपके मेम्ब्रेन्स के कंपैरेटिवली, जैसे कि सेल के कंपैरेटिवली। और हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? सेल, प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। प्लांट सेल की बात करेंगे तो डेफिनेटली हम किसकी बात करेंगे? सेल वॉल की बात करेंगे, बिकॉज हम जानते हैं प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, तो परमिएबिलिटी जो होती है वो 4 टाइप की होती है। कौन कौन सी? इम्परमिएबल, परमिएबल, सेमी परमिएबल और सिलेक्टिव परमिएबल। ठीक है, परमिएबिलिटी 4 टाइप की होती है। कौन कौन सी? इम्परमिएबल, परमिएबल, सेमी परमिएबल और सिलेक्टिव परमिएबल। इम्परमिएबल जो बिल्कुल भी परमिएबल नहीं होती है, यानी कि कुछ भी हो, सॉल्वेंट हो, सॉल्यूट हो, कुछ भी हो, उसको वो जाने नहीं देगी। दैट वाज द इम्परमिएबल। ठीक है, वो क्या हो जाता है? इम्परमिएबल, जो किसी भी चीज को अपने अंदर से पास होने नहीं देगी। दैट वाज द इम्परमिएबल। परमिएबल जो सबको होने देगी, यानी कि चाहे वो सॉल्यूट है, चाहे वो सॉल्वेंट है, चाहे वो आयंस हैं, कुछ भी चीज है जो हर एक चीज को अपने अंदर से पास होने देगी। दैट वाज द परमिएबल। सेमी परमिएबल क्या होता है? सेमी परमिएबल जो किसी चीज को पास होने देगी और किसी को नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो सॉल्वेंट को तो पास होने देती है लेकिन सॉल्यूट को पास होने नहीं देगी। ठीक है, सेमी परमेबल जो सॉल्वेंट को तो पास होने देगी लेकिन सॉल्यूट को पास होने नहीं देगी। दैट वाज द सेमी परमेबल। और सिलेक्टिव परमेबल, सिलेक्टिव परमेबल ये होता है जो सिलेक्ट करके, यानी कि कौन सा मॉलिक्यूल उसको पास होने देना है और कौन सा मॉलिक्यूल उसको पास होने नहीं देना है, जो इस चीज को सिलेक्ट करके पास करेगी। दैट वाज द सिलेक्टिव परमेबल। आ रही बात समझ में? किसी को कोई डाउट है भाई? बताओ। वैसे तो होगा ही नहीं, सबने पढ़ा ही है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बात करते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों इम्परमिएबल और परमिएबल में बात करूं, तो परमिएबल कौन सी होती है? हमारी सेल वॉल। सेल वॉल इज द परमिएबल स्ट्रक्चर, इज द परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि सॉल्वेंट हो, सॉल्यूट हो, कोई भी चीज हो, सबको पास होने देती है। दैट वाज द हमारी सेल वॉल। ठीक, अच्छा, परमिएबिलिटी जो होती है ना बच्चों, सेल की जो परमिएबिलिटी है, सेल की परमिएबिलिटी डिपेंड करती है कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर। सेल की परमिएबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, ह्यूमिडिटी बढ़ा दी जाए, प्रेशर को बढ़ा दिया जाए, तो क्या हो जाती है? परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। आ रही बात समझ में? अगर आपने जैसे मान लो किसी आपके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर परमेबिलिटी बढ़ जाती है, प्रेशर आपने इंक्रीज कर दिया तो परमेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है ना, कोई गैस का, कोई आयन का जब प्रेशर बढ़ जाता है तो इस केस में भी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, कुछ एक आध ऐसी गैसेस होती है जिनके लिए हमारी मेम्ब्रेन हमेशा परमेबल होती है, जैसे पर ऑक्सीजन। ऐसा थोड़ी ना है कि ऑक्सीजन भाई कोई लेगा कोई नहीं लेगा, सबको जरूरत है, तो ऑक्सीजन के लिए क्या रहती है? हमेशा परमिएबल रहती है। CO2 के लिए हमेशा परमिएबल रहती है, नाइट्रोजन के लिए हमेशा परमिएबल रहती है। ठीक है ना, चलिए अच्छा, परमिएबिलिटी जो होती है बच्चों एज पे भी डिपेंड करती है।
एज ऑफ सेल, सेल की एज पर डिपेंड करती है। सेल की एज पर कैसे भाई, कोई भी सेल है बुढ़ी हो जाएगी तो उसकी परमेबिलिटी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, ठीक है ना, उसकी परमेबिलिटी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। और जब उसकी एज ठीक रहती है, जब न्यूली बॉर्न होती है या अपनी एज पर होती है, तब उसकी परमेबिलिटी कैसी होती है, ज्यादा होती है। और जैसे जैसे एज ज्यादा होने लगती है सेल की, वैसे वैसे उसकी परमेबिलिटी क्या होने लगती है बच्चों, कम होने लगती है। आ रही बात समझ में? तो परमेबिलिटी सबको है। ये सारे बहुत ऐसे टॉपिक हैं, आप सबने 12th में पढ़े। आई डोंट नीड टू बी एक्सप्लेन्ड इट सो मच। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको एक्सप्लेन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये सब इसलिए क्योंकि ये आपके चैप्टर्स में दे रखे हैं, तो बहुत फ्रीक्वेंटली हम क्या कर रहे हैं, इनको कंप्लीट कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है ना, तो मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा मुझे आपको कंप्लीट समझाने की जरूरत है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इम्बाइबिशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इम्बाइबिशन। ये भी पता है सबको, पढ़ के आए हो आप लोग सब, 12th में आपने सब पढ़ा हुआ है ये। ठीक है, इम्बाइबिशन क्या होता है? इम्बाइबिशन, वेरी गुड। इम्बाइबिशन क्या है? सॉलिड सरफेस के द्वारा वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर लेना क्या कहलाता है? इम्बाइबिशन। सॉलिड सरफेस जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर होता है, उसको अपने अंदर क्या कर लेता है, अपने अंदर उसको ले लेता है, स्टोर कर लेता है, और उसी को क्या बोलते हैं हम? इम्बाइबिशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं चना होता है, चने को पानी में डालो, पानी में डालने के बाद क्या हो जाएगा, वो फूल जाएगा। फूलेगा कि नहीं फूलेगा? या सबको गोली मारो, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन की वजह से ही पॉसिबल है भाई। क्यों? क्योंकि जब सीड हम डालते हैं, आपने देखा सीड जब हम मिट्टी में डालते हैं तो पानी डालते हैं ऊपर से, क्यों? क्योंकि उसका क्या करता है, वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, इम्बाइब करता है, और इम्बाइब करने से वो क्या करता है, फूलता है। और फूलने के बाद क्या होता है, सीड के ऊपर जो टेस्टा होता है, टेस्टा क्या होती है, सीड कवरिंग होती है कि नहीं होती? तो जब फूलता है तो उसका क्या होता है, टेस्टा ब्रेक होता है, और टेस्टा ब्रेक होने के बाद वहां से क्या होता है, रूट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो सीड जर्मिनेशन इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इम्बाइबिशन। तो यही क्या होता है आपका इम्बाइबिशन। और वो सॉलिड सरफेस जो इम्बाइबिशन करती है, दैट इज नोन एज द इम्बाइबेंट्स। उसको क्या कहते हैं हम? इम्बाइबेंट्स कहते हैं। ठीक है ना, वो सॉलिड सरफेस जो इम्बाइबिशन करेगा इज नोन एज द इम्बाइबेंट्स। ठीक है, इम्बाइबिशन का जो हम इसका जो मानते हैं वो केमिकल पोटेंशियल भी बोलते हैं इसको। यानी कि जो वाटर की टेनेसिटी है, यानी कि वाटर जिस प्रेशर से कोई सॉलिड सरफेस उस पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो क्या कहलाता है, उसका वाटर पोटेंशियल और केमिकल पोटेंशियल। ठीक है ना, कोई डाउट किसी को भाई? केमिकल पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल समझ आ रहा है ना? आप लोगों ने पढ़ा होगा डीपीटी पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आएगा नेक्स्ट। अभी थोड़े टाइम के बाद वही आने वाला है आपका डीपीटी, ओपी, टीपी, टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारी चीजें। ठीक है, केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, जिस टेनेसिटी से, यानी कि जिस क्वांटिटी से, जिस प्रेशर से पानी सॉलिड के अंदर घुसता है या सॉलिड के अंदर जाता है, वो क्या होता है, उसका केमिकल पोटेंशियल। आप प्यासे हो तो आपको पानी दिया गया है, तो आपने जिस प्रेशर के साथ या जिस एक उसके साथ आपने पानी पिया है, वो क्या है, आपका केमिकल पोटेंशियल है। आप कितना पानी पी सकते हो, वो क्या है, केमिकल पोटेंशियल या वाटर पोटेंशियल। आ रही बात समझ में आपको? ठीक है, चलिए। डीपीटी की फुल फॉर्म होती है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट। डीपीटी की फुल फॉर्म है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट। ठीक है भाई, चलिए। इम्बाइबिशन की 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कौन कौन से हैं वो बात कर लेते हैं। चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, पहला है चेंज इन वॉल्यूम। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर, दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर, और तीसरा है प्रोडक्शन ऑफ हीट।
तीन टाइप के हैं आपके, चेंज इन वॉल्यूम, डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर और प्रोडक्शन ऑफ हीट। चेंज इन वॉल्यूम सबको पता है, अगर पानी को इम्बाइब करेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, होएगा कि नहीं होएगा। अगर कोई भी सॉलिड सरफेस पानी को इम्बाइब करेगा तो इम्बाइब करने के बाद क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, दैट वाज द चेंज इन वॉल्यूम। डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर, ऑब्वियस बात है, पानी किसी भी चीज के अंदर, जैसे कि हमने बात की सीड जर्मिनेशन की, तो सीड जर्मिनेशन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर। भाई सीधी बात है, पानी क्या करेगा, पानी जा रहा है अंदर, पानी के अंदर घुसने के बाद क्या करेंगे, उसके मॉलिक्यूल्स, उसकी जो वॉल होती है, जो वॉल है सॉलिड सरफेस की, उस पर क्या करेंगे, प्रेशर डेवलप करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, और इसी की वजह से हम कहते हैं सीड जर्मिनेशन में जो टेस्टा होता है वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, इसी की वजह से होता है, प्रेशर लगता है वाटर मॉलिक्यूल्स के द्वारा, तो डेवलपमेंट इन प्रेशर। और तीसरा है प्रोडक्शन ऑफ हीट। प्रोडक्शन ऑफ हीट क्या होता है, जैसे पानी के मॉलिक्यूल्स, पहली बात तो ये कहां से कहां तक जाते हैं, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाते हैं, पहली चीज तो आप ये समझ लें। पानी का जो पानी जो होता है, सॉल्वेंट जो होता है, इन एवरी टाइम, हमेशा इसका जो मूवमेंट होता है, हम जब आपको डिफ्यूजन पढ़ाएंगे, जब हम आपको ऑस्मोसिस पढ़ाएंगे, तब भी आप ये चीज ध्यान रखेंगे, पानी का मूवमेंट कहाँ से होता है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जब पानी का जो मॉलिक्यूल, पानी जब आपकी सॉलिड सरफेस के अंदर जाता है तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इस वॉल पर अरेंज होने के बाद, सॉलिड की सरफेस पर अरेंज होने के बाद क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, कौन सी एनर्जी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से सिस्टम में क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स इम्बाइब होने के बाद, किसी भी सॉलिड सरफेस के इम्बाइब करने के बाद जब उसकी वॉल पर अरेंज होते हैं, तो अपनी काइनेटिक एनर्जी रिलीज करेंगे। भाई क्यों, क्योंकि अभी तक क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे, मूव करने के बाद अब कैसे होगा, स्टैटिक हो गए, तो जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, उसको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, और काइनेटिक एनर्जी को रिलीज करने के बाद सिस्टम में क्या इंक्रीज हो जाता है, आपका हीट, क्या बढ़ जाएगा, हीट बढ़ जाएगा। किसी को कोई डाउट बताइए भाई, बोलिए फटाफट, कोई डाउट है। जो प्रेशर, ये जो हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर, इस प्रेशर को क्या कहते हैं, इम्बाइबिशन प्रेशर। जैसे आप पढ़ेंगे डिफ्यूजन में तुम आएगा डिफ्यूजन प्रेशर, ऑस्मोटिक पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस पढ़ेंगे तुम आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसे ही यहाँ जो प्रेशर वाटर मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं, दैट इज नोन एज द इम्बाइबिशन प्रेशर। क्या कहलाता है वो, इम्बाइबिशन प्रेशर, ठीक है। कोई डाउट किसी को इम्बाइबिशन में, नहीं है, चलिए, तो बाकी की जो क्लास है वो हम आपकी लेंगे कल, ठीक है। इसी के आगे हम शुरू करेंगे, इसी के आगे आपके टॉपिक हैं, डिफ्यूजन है आपका टॉपिक, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे आपसे कल, चलिए, थैंक यू।